हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं 50 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं पीईटी और लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पेपरों में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इन्हें आप लास्ट तक पूरे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था। तो ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त। ये ध्यान रखना है, 9 अगस्त डेट भी पूछ लेता है 1942 को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो जो गदर क्रांति हुई थी उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनकी भी ज़रूरत ब्रिटिश गवर्नमेंट को पड़ती और इसलिए इसी टाइम ये क्रांति की गई थी, ताकि उनको सहयोग न मिले और उसकी वजह से वो क्या हो, परेशान हो और ये हमारा जो क्रांति हो वो सफल हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदर क्रांति जो है किस वजह से प्रारंभ की गई? क्योंकि उस टाइम जो टाइम था वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था, इसलिए ये क्रांति शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो जो हमारा मेरु रज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका काम जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं कि जो कि दिमाग उनका एक्शन नहीं लेता है, अचानक से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वही एक्शन ले रहा होता है। जैसे कि अगर हम अचानक से किसी गर्म चीज़ों के पास जाएं और अचानक से हमारी उंगलियां वहाँ से हट जाती हैं, उसमें हमारा दिमाग कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसमें पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिम तट पर ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। तो जो पश्चिमी घाट है वो हवा को ज़्यादा रोकता है और इसकी वजह से वहाँ बारिश होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द्रव्यमान, लंबाई और समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक मतलब एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव्य से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है ये शरीर, ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। और पेडियाट्रिक की बात करें तो बच्चों के रोगों से ये संबंधित है। फार्माकोलॉजी जो औषधि विज्ञान है उससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है, पैथोलॉजी जो है ये औषधि की एक ऐसी शाखा है जिसमें शरीर, ऊतकों और द्रव से संबंधित इसमें चीज़ें पता की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ डैश के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए? तो जो कौटिल्य थे या फिर चाणक्य थे, उन्हीं का नाम चाणक्य था। इनका एक और नाम था जिसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र की वजह से चंद्रगुप्त के मंत्री जो कौटिल्य थे ये बहुत ही अधिक फेमस हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। और इसमें लगभग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 6000 श्लोकों का संकलन है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें 6000 श्लोक लगभग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, जैसिंडा आर्डन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, तो ये सारे ही कथन लगभग सही हैं, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये सारे ही कथन क्या हैं? लगभग सारे के सारे सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। 1, 2, 3 व 4 सभी ऑप्शन क्या हैं इसमें बिल्कुल ही करेक्ट हैं। अगला हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो थे ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे और बाबर ने 1526 में जो ये पानीपत का युद्ध हुआ, डेट भी याद रख लेना, 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल को ये युद्ध हुआ 1526 में और इसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई और इस वजह से जो दिल्ली सल्तनत था वो समाप्त हो गया। और इसके बाद बाबर की जीत हुई और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो अगर उपराष्ट्रपति का पहली बात तो जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। अब अगर बात करें कि इससे पहले इनको हटाना है पद से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इन्हें हटा सकता है? तो इसका अधिकार राज्यसभा के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में यूज किया जाता है? तो जो वैलियम है इसका यूज प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो अगर बात करें मोहिनीअट्टम की, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला हमारा भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से केरल जो है ये घनी जनसंख्या वाला राज्यों में से सम्मिलित नहीं है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ये जो राज्य हैं इनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत की रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बात करें तो बाबा रामचंद्र जो थे, बाबा रामचंद्र ये अवध के कृषक आंदोलन के एक नेता थे। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन अगर बात करें तो इन्होंने अवध में अपने कृषक आंदोलन को चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदारी के विरुद्ध जो अवध के किसान थे उनको इन्होंने संगठित किया। किसके विरुद्ध? तो जमींदारी के विरुद्ध। कौन? बाबा रामचंद्र जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये उस टाइम के लिए है, तो जिम योंग किम थे उस टाइम के अध्यक्ष, तो इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो मशरूम जो है ये एक फंजाई है, कवक है। ध्यान रखना है मशरूम किसका उदाहरण है? तो फंजाई या कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो जो है इसकी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो थी वो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पे पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और दो राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ध्यान रखना है 2.4% जो भाग है भारत ने पृथ्वी के कुल धरातल का 2.4% घेरा हुआ है। अगला है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो तोसाली जो थी वो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोसाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो जो राष्ट्रीय आय है इसे NDPFC के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, NDPFC ये ऑप्शन गलत है, एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। NNPFC के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय आय को। तो ध्यान रखना है NNPFC के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ये संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि भारत का कौन सा राज्य किनके साथ लगा हुआ है, उसके चारों तरफ कौन से राज्य हैं, कौन से देश हैं। तो इन सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगी, उससे जाके एक बार जरूर आप चेक करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए राज्य हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी जो है इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अगर बात करें तो वरुणा और असी नाम की दो नदियां हैं जिनके बीच वाराणसी पड़ता है, इसी वजह से नाम इनका क्या पड़ा? वाराणसी पड़ा, क्योंकि वरुणा और असी नाम के नदियों के बीच पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, डैश में स्थित है? तो ये सारनाथ जो कि अशोक का स्तंभ है, उनमें जो अशोक का जो स्तंभ है मेनली वो क्या है? राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? ध्यान रखना है मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू बनारस जो BHU है उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1904 में की गई थी। इसे ध्यान रखना है 1904 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो जो मथुरा है यहाँ पे एकमात्र उत्तर प्रदेश की ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तो ध्यान रखना है मथुरा में ये स्थित है। इसका अगर बात करें उद्घाटन कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1972 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, मथुरा रिफाइनरी का। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1972 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, जब कंपन स्वरित्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो ये जो कारण है, ये जो घटना है, प्रणोदित कंपन की वजह से ये घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होती है तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है कि ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और पुनः उन्हें उत्सर्जित नहीं करता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, धरती का तापमान बढ़ने का खतरा रहता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो बत्तियों में और सजावटी जो बोर्ड होते हैं उनमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियॉन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो ये विनिमय एक पत्र होता था जिसका उपयोग 15वीं-16वीं शताब्दी में वाणिज्यिक व्यापार के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जानते हैं? तो समुद्रगुप्त जो हैं इनको भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र जो बनर्जी जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये पहले इसके अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। ये डेट भी याद रख लेना, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक चीज़ पूछता है कि कहाँ पे की गई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र समानता है? तो इन दोनों मंदिरों की अगर बात करें तो इसमें कौन सी समानता है? तो दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। तो दोनों ही किससे उत्कीर्ण किए गए हैं? ठोस चट्टानों से बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर बट देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के श्रीकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? तो ये काबिनी, हेमवती और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल जो थी ये 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली स्वतंत्रता सेनानी थी, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इन्हें तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C बराबर आवृत्ति, प्रकाश की जो आवृत्ति होगी, और तरंग दैर्ध्य, इनके गुणनफल के बराबर होता है प्रकाश की चाल। C का मान कितना होता है? तो C क्या है? प्रकाश की चाल है। ये इसका मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे ध्यान रख लेना है, C का मान इतना होता है। और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। V क्या है? म्यू, इसको मेनली न्यू बोलते हैं। तो ये इस प्रकाश की आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो जो पूरा योजना है वो इसका प्रस्ताव रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया? ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, तो ध्यान रख लेना है। इसका परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था, तो इसका परीक्षण चीन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, बट बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम के लिए करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमो जो है एक ऐसा संयंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो जो भारत है वो धान उत्पादन में विश्व का दूसरा देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, इसे हमें ध्यान नहीं रखना है, बहुत अधिक ध्यान नहीं रखना है, बट देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन संरक्षण तकनीकों का उदाहरण है सरफेस मल्चिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन संरक्षण तकनीकें। नेक्स्ट अपना देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा की बुवाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया जाता है? तो कौन सी मृदा है जिसकी बुवाई गुरुत्वाकर्षण वृद्धि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमनद मृदा। हिमनद मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ये अपघटक होते हैं। सभी जीव जो सड़ा गला दिया जाता है किसके द्वारा? अपघटक के द्वारा। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया और कवक जैसे जीव। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन है जो कि भूरा कार्बन का उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होता है। जब ईंधन कोई भी फ्यूल है उसका अगर अपूर्ण दहन होता है, वो पूर्ण तरह से दहन नहीं होता है, तब उसमें से भूरा कार्बन उत्सर्जित होता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिलिका ऑफ बोन जीसस बेल्हा, जो कि गोवा में पड़ता है, यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आप, जैसे कि पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं। तो इसे आप होप कि एक बार दो बार देख करके याद करके ज़रूर जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।